तो एनसीईआरटी तो मतलब एक बार रीडिंग लगा लो, अच्छी बात है। एनसीईआरटी ही लगाना, लेकिन लगाओ तो, और कोई सब्जेक्ट मत उठाना, जैसे और कोई पब्लिकेशन वगैरह मत उठाना। अगर आपको उठाना है तो एनसीईआरटी एनसीईआरटी उठा के, और एक बार 6 से लेकर और 12 तक की जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, एक रीडिंग उसकी लगा सकते हो, ठीक है। तो जैसे 8th की अगर एनसीईआरटी पढ़ लोगे, मतलब 6th की 7th की जरूरत नहीं है, लेकिन 8th की अगर एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। 9th और 10th उसके अलावा पढ़ सकते हो, उसमें खासकर जो पॉलिटिकल वाला है वो। 11th क्लास की एनसीईआरटी जो है पॉलिटिकल साइंस की जो वो है, मतलब पॉलिटिक्स वाली 11th क्लास की, वो भी अच्छी है। तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, 2-3 सेलेक्टिव पढ़ लो, 11th क्लास की पढ़ लो, 8th क्लास की, 9th क्लास की अवेलेबल हो जाएगी, वो पढ़ लो खासकर। लेकिन उसमें जब पढ़ना 8th क्लास की और क्या नाम है 11th क्लास की, तो उसमें ध्यान रखना कि वो चैप्टर पढ़ना जो सिविक्स से रिलेटेड है, सिविक्स वाले पढ़ना भी तुम, ठीक है। क्योंकि उसमें मिक्स देता है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी, जैसे सोशल साइंस में हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसे मिक्स करके देता है ना, तो उसमें वो टॉपिक पढ़ना जो तुम्हारे काम का है। जैसे सिविक्स वाला टॉपिक है, पॉलिटिकल साइंस वाला 11th क्लास की ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर एकदम बेसिक से जीरो से करना चाहती हो तो छोटी क्लास की भी पढ़ सकती हो, तुम्हारी मर्जी है। 5th क्लास की भी पढ़ सकती हो दिल करे तो। लेकिन वैसे ज़रूरत पॉलिटी के लिए है नहीं, मतलब जिन लोगों का थोड़ा भी बैकग्राउंड है तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिन लोगों का बैकग्राउंड है या नहीं है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए आपको एक एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से और ज्योग्राफी से, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए उसको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है भाई। एक्चुअल में पॉलिटी जो होती है ना, थोड़ा सा पॉलिटी हायर लेवल पे आके पूछता है। हायर लेवल का मतलब ये है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन तो डायरेक्ट आपको पढ़ाते नहीं है उसमें, ग्रेजुएशन उसमें एनसीईआरटी वगैरह में, क्या आर्टिकल्स वगैरह डिटेल में पढ़ा रहे हो कुछ भी, तो उसमें हायर लेवल पे जो हायर स्टडीज़ में है वहाँ से पूछता है। और इसलिए लक्ष्मीकांत वगैरह ज़्यादा काम आती है। लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी में तो आप एकदम रट्टा मार लीजिए कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। हिस्ट्री एंशियंट हो, मेडिवल हो, मॉडर्न हो, वर्ल्ड हिस्ट्री हो, या ज्योग्राफी हो कोई भी, तो उसमें आपको पढ़ लेना चाहिए, एनसीईआरटी काम करती है। और उसके अलावा जो है पॉलिटिकल साइंस में भी जिसका बैकग्राउंड नहीं है वो पढ़ सकता है, और पढ़ लो, ठीक है, काम आएगा। ठीक है, तो ये है। और कुछ पूछना है तो ये करो, तुम्हारा बैकग्राउंड कम है तो तुम कर सकती हो, यू गो अहेड, ठीक है। अब जैसे कोई बंदा तुम्हारे लेवल का मेडिकल नहीं जानता होगा, तो जाहिर सी बात है उसको मैं बोलूंगा एनसीईआरटी पढ़ लो भाई जाके, कम से कम वायरस तो जान लो, बैक्टीरिया जान लो, प्रोटीन जान लो, है ना। तो सबका अपना अपना लेवल है, तो इसके हिसाब से चलिए, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? उन्हें मतलब पहले ही 6 मार दिया पहली बॉल पे। हम्म। थोड़ा ध्यान देकर बच्चे, एक ये यूपीएससी एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। आप पढ़ रहे हो और सीखोगे तभी कुछ फ़ायदा होगा, तो ध्यान देने की ज़रूरत है, राइट। देखो, थोड़ा सोचा करो, थोड़ा सा दिमाग को ऐसे स्टेबल करके, और जो मैं बातें बोलता हूँ, मेरी वीडियोस को 2-4 बार देखना पड़े तो ध्यान से सुना करो, देखा करो, क्योंकि जो मैं चीज़ें बता रहा होता हूँ वो एक बार में नहीं समझ में आएगा। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे एक बार समझ में आ गई तो कभी भूलोगे भी नहीं, लेकिन जब तक नहीं समझ में आती है तब तक उस पर काम करना पड़ेगा आपको कि ठीक से समझना पड़े। तो अभी लिखने से पहले आपको समझना पड़ेगा, सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ उसको सिर्फ नहीं ध्यान रखना है, उस पर गौर भी करना है। देखो, सिंपल अपने चारों तरफ ना ध्यान दिया करो, क्योंकि पॉलिटी आपके चारों तरफ आपको दिखेगी। देखो, अगर आपने कोई कानून बनाना है तो आपका पार्लियामेंट के लिए आप वोट करते हो, पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाएगा आपके लिए। फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, आपके यहाँ मिनिस्टर्स हैं, कोई आप देखो चारों तरफ मिनिस्टर इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, वो किसकी हेल्प से इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं? वो लोग जो है उसकी हेल्प से, क्या नाम है, आईएएस ऑफिसर जो कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं उनकी हेल्प से इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, वो आपको दिखेंगे। फिर अगर कोई गलती होती है, कोई गड़बड़ होती है, कोई लॉ ब्रेक होता है, कुछ भी होता है, या गवर्नमेंट ही अगर फॉलो नहीं करती है रूल्स एंड रेगुलेशन को, आपका राइट का वायलेशन करती है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो, आप जुडिशरी के पास जाते हो, तो ये सब चीज़ें तो आपको दिखती हैं ना। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब जाते हो, कोई डिस्प्यूट हो, कोई लॉ को इंटरप्रेट करना हो, कोई ऐसा काम हो तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जुडिशरी जाते हैं। तो यानी हमें ये तो सामने दिख रहा होता है कि कानून बनाया गया, कानून को लागू करने के लिए एग्जीक्यूटिव ने लागू किया, और अगर वो सही से लागू नहीं कर रहा है तो हम कोर्ट चले जाते हैं कि भाई सही से हमारा काम क्यों नहीं कर रहे हो। गेटिंग?
ये तो आमने-सामने दिखता है, तो इस तरह की जब कोई चीज़ हुआ करे तो थोड़ा-सा दिमाग लगाया करो। आस-पास देखो पॉलिटी आपको दिखेगी, आपको अपने राइट्स दिखेंगे, आपको मतलब आप थोड़ा-सा अगर ऑब्ज़र्व करोगे तो पॉलिटी दिखेगी, कि दिखती नहीं है आप लोगों को पॉलिटी भाई? चारों तरफ तो आपकी पॉलिटी घूम रही है। हैं? नदीम भाई? मैं कह रहा था कि क्या नाम है, पॉलिटी क्या आपको चारों तरफ दिखती नहीं है? मैं कह रहा हूँ कि आप अगर ध्यान दोगे, तो चारों तरफ पॉलिटी आपको नज़र आएगी, है कि नहीं है? आपको हर तरफ लॉ बनते हुए, लॉ बिगड़ते हुए, कोर्ट जाते हुए लोग वो एडवोकेट दिख जाएँगे और सब चीज़ें दिख जाएँगी। आपके ही पता नहीं कितने मुकदमात होंगे। बहुत सारे चीफ मिनिस्टर से काम होते हैं और बहुत सारे एफडीएम से काम होते हैं और ये सब चीज़ें पॉलिटी समझो फिर गवर्नेंस में मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में, लेकिन पॉलिटी उसके लिए समझनी पड़ेगी। कोई चीज़ ना समझ में आया करे ना मुझसे पूछ लिया करो। बिल्कुल मतलब शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सीखने आए हो, आपको एकदम ज़ीरो भी आप किसी फ़ील्ड में हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़ीरो से ही आदमी हीरो बनता है। जो पहले ही हीरो होता बन समझ लेता है ना अपने आप को कि मैं तो हीरो हूँ, तो फिर वो कुछ नहीं सीख पाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप मुझसे पूछा करो। कोई भी दिक्कत हो, कोई चीज़ ना समझ में आए तो मुझसे पूछा करो। थोड़ा डाँट ही तो दूँगा, क्या कर लूँगा? अगर मतलब थोड़ा-सा डाँट के समझाऊँगा लेकिन समझाऊँगा ज़रूर, है कि नहीं है? और थोड़ी बहुत डाँट तो टीचर की खानी चाहिए, हैं? हाँ, मतलब इतना भी नहीं खाओगे तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे? थोड़ी बहुत डाँट तो पड़नी चाहिए, तो थोड़ा डाँटूँगा फिर लेकिन समझाऊँगा ज़रूर, अगर पूछ लिया है तो। क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं छोड़ता हूँ कि आपको समझ में ना आए मैं छोड़ दूँ। तो इसलिए ध्यान दिया करो। चलो अभी हमने देखो एक चीज़ देखा हमने कि लेजिस्लेचर ने बना दिया कानून, ठीक है ना? भई देखिए ऐसा है कि लेजिस्लेचर जो है ये अलग हो और एग्ज़ीक्यूटिव अलग हो और जुडिशरी अलग हो, ये बात मोंटेस्क्यू ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर सेपरेशन ऑफ पावर की कही थी और सेपरेशन होना चाहिए। यानी लॉ बनाने वाली अथॉरिटी, लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाली अथॉरिटी और लॉ को एडजुडिकेट करने वाली अथॉरिटी तीनों सेम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो एब्सोल्यूट पावर उसके अंदर हो जाएगी और फिर वो मतलब एनार्की शुरू वो ऐसा है कि वो डिक्टेटरशिप शुरू कर देगा। तो इसलिए अलग-अलग होना चाहिए यानी कानून लॉ को बनाने वाला काम जो है लॉ को मेकिंग ऑफ लॉ या लॉ बनाने वाला जो काम है वो किसी एक ऑर्गन के अंदर होनी चाहिए। लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम इम्प्लीमेंट करना है अगर लॉ को तो वो इम्प्लीमेंट लॉ को अगर करना है तो एक दूसरे ऑर्गन के अंदर यानी एग्जीक्यूटिव के अंदर होनी चाहिए। लेजिस्लेचर लॉ बनाना चाहिए और जुडिशरी जो है वो एडजुडिकेट करनी चाहिए। तो अब मान लीजिए कानून बन गया है, उसको लागू करने के लिए एग्जीक्यूटिव साहब ने लागू किया, कानून लागू है, लेकिन उसको कानून का किसी ने वायलेशन करा, किसी ने तोड़ा, किसी ने ब्रेक किया या गवर्नमेंट ने ही ब्रेक किया या स्टेट आपस में लड़ गए, तो कौन इंटरप्रेट करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? तो ये फाइनल कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है? कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है? ये यूपीएससी 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हु इज़ नोन एज कस्टोडियन और गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2015 के अंदर क्वेश्चन है। आप लोग देखिएगा, 2015 का पेपर खोल के देखेंगे आपको मिलेगा। 2015 का पेपर है? बहुत बार दिखाया है। तो आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा कि कस्टोडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना हो या किसी इस तरह की कोई चीज़ करनी हो तो आपका सुप्रीम कोर्ट है। मैंने कल आप लोगों को राजा नंद कुमार केस वगैरह बताया था, उसमें ये बताया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसे ही नहीं बन गया है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे यहाँ काफ़ी मतलब इंग्लिश कॉमन लॉ जब इंट्रोड्यूस हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट 1973 आया और 1773 आया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया। उसके बाद में अभी कभी-कभी ऐसे निकल जाए 1973 या कुछ तो ध्यान रखिएगा, कभी-कभी निकल जाता है। तो 1773 आया रेगुलेटिंग एक्ट, तो उसके तहत बनाया गया, लेकिन फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चीज़ें चेंज हुई, बहुत सारा हाई कोर्ट एक्ट और दुनिया भर की चीज़ें आई। फाइनली हमारा जो आज का शेप है, हम उस पे आ गए हैं बात करने के लिए और बाकी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन अनलाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एस्टेब्लिश्ड एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। ये ध्यान रखिएगा वर्ड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम देखो क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी एक अलग सिस्टम होता है, जैसे वहाँ पे हाई कोर्ट अलग-अलग हैं और सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ फेडरल काम के लिए सुप्रीम कोर्ट वहाँ बनाया गया है, वहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी नहीं है अमेरिका में। इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है यानी कि सबसे लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट से ऊपर जो है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर जो है आपका हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के ऊपर जो है आपका सुप्रीम कोर्ट है। तो इस तरह से हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, यानी हमारे यहाँ ठीक है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। एक दूसरे से ऊपर अपील करते हुए जा सकते हैं, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ते हुए ऊपर चले जाना, इंटीग्रेट करना।
तो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम हमारे यहाँ है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट उसमें सबसे ऊपर टॉप पे है, ठीक है ना। और उसके नीचे हाई कोर्ट है, उससे नीचे लोअर कोर्ट है। अंडर हाई कोर्ट उस स्टेट लेवल पे देयर आर सम हायरार्की ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट, ये सब है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ दिस सिंगल सिस्टम ऑफ द कोर्ट अडॉप्ट द इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर ये हमने अडॉप्ट किया है। तो सेंट्रल और स्टेट दोनों लॉज को ये देखता है, सेंट्रल के लॉज को भी देखता है, स्टेट लॉज को भी देखता है। और हमारे यहाँ एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। और लेकिन अगर इसी चीज़ को हम देखें यूएसए के अंदर, यूएसए में फेडरल लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए फेडरल जुडिशरी है और स्टेट लॉज को इन्फोर्स करने के लिए स्टेट जुडिशरी, यानी जुडिशरी अलग अलग है। वहाँ डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट है, यहाँ ध्यान रखिएगा। यूएसए के अंदर इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं है, डुअल सिस्टम ऑफ द कोर्ट है। और सेंटर की एक अलग सिस्टम है और स्टेट का अलग सिस्टम है। वहाँ पे फेडरल कंट्री है जैसे यूएसए, तो उसके अंदर यूनिफाइड जुडिशरी नहीं है, ठीक है। यूनिफाइड जुडिशरी एक फंडामेंटल, यहाँ पे यूनिफाइड जुडिशरी सिर्फ किसके लिए है, वहाँ पे फंडामेंटल लॉज जो हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स वगैरह या फंडामेंटल लॉज या जस्टिस के लिए। हमारे यहाँ जो है बेसिकली मतलब हमारे यहाँ इंडिया में एक यूनिफाइड जुडिशरी है, उनके यहाँ पे अलग अलग डबल ड्यूअल सिस्टम ऑफ जुडिशरी है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारा इनोग्रेट कब किया गया, तो 28 जनवरी, इस डेट को याद रखिएगा, 1950। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है इस तरह से कि जो आज हमारा सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, वो कब इनोग्रेट किया गया, तो 28 जनवरी 1950 को, ठीक है। हमारा सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट की जगह, यानी सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट जो 1935 के तहत बनाया गया था, उसके जगह 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत उसको हटाकर हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट लाया गया। उसकी जो न्यू एक तरह से इनॉग्रेशन किया गया 28 जनवरी 1950 को किया गया था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो है, सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो उससे ग्रेटर है। किससे ग्रेटर है, उसके प्रेडिसर से। जो पहले फेडरल कोर्ट था, इससे ज़्यादा जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने रिप्लेस किया है ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल को, जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील हुआ करती थी। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन हुआ करती थी? प्राइवी काउंसिल। तो सुप्रीम कोर्ट की जगह अब वहाँ पे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील हमारा सुप्रीम कोर्ट ही है। यानी यहाँ का जो फेडरल कोर्ट था उससे भी अगर आपको कुछ अपील करनी होती थी तो आप कहाँ जाते थे? ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल जाते थे। लेकिन ये प्राइवी काउंसिल जो है, इससे ये इसकी जगह पे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ही, हम प्राइवी काउंसिल वगैरह नहीं जाएंगे। हमारा सबसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद में आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिपेंडेंट जुरिस्डिक्शन, पावर और प्रोसीजर और सुप्रीम कोर्ट, उसकी बात करता है। सुप्रीम कोर्ट जो है आज आपको पता है। अच्छा ये बताइए एट प्रेजेंट हमारे यहाँ, अब आप पहले एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त कितने जजेस हैं? हाउ मेनी जजेस आर देयर इन द सुप्रीम कोर्ट आज की डेट में विद चीफ जस्टिस? बताइए। आप सोच के आप बताइए मुझे करंट में। चलो सर्च करके बताओ कितने हैं अभी। हम्म कितने जजेस हैं करंट आज की डेट में, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? कितने जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर? करंट सर्च करके बताओ भाई। के 34 जजेस हैं। तो यहाँ पे कोई टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर 34 जजेस हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 31। तो ये पहले का डेटा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला कि इसको कर लीजिए। 34 जजेस इस वक्त है ना। तो अब हमारे पास एक चीफ जस्टिस हो गए और टोटल 33 जजेस हो गए, है ना। तो ये अपडेट कर लीजिएगा, ओके। और ये धीरे, ये टाइम टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। मतलब ये इसमें जो है टोटल अभी फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम पर हमारे पास कितने जज हो गए? 34 जजेस हैं, ठीक है। तो ये बढ़ भी सकता है। सुप्रीम कोर्ट मतलब पार्लियामेंट चाहे तो नंबर इंक्रीज़ भी कर सकता है। नंबर ऑफ़ जजेस जो है इंक्रीज़ भी किए जाते हैं, हर 10 साल पे देखते उखते रहते हैं। तो उसके बाद में आप देखें जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। मेन ये है, कितने भी जजेस हैं लेकिन जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। तो देखें ऐसा है। अच्छा आप लोगों को पता है जजेस का कैसे अपॉइंटमेंट होता है? पहले तो आप लोग ही बता लो। जजेस का आपको पता है कैसे अपॉइंटमेंट होता है? जो पुराने बच्चे उनको छोड़ो, नए बच्चे बताएं। उनको तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए ऐसा है ना कि इसके ऊपर यूपीएससी भर भर के क्वेश्चन पूछता है। जजेस के अपॉइंटमेंट के ऊपर बहुत केस चला है और इतने क्वेश्चन पूछे होंगे। यूपीएससी हमेशा पूछता है इंटरव्यू में या मेंस में या प्री में, हर जगह पूछता है। इस बात को बड़े ध्यान से सब समझिएगा। सब लोग फॉलो कर रहे हैं तो मेरी बात शुरू करता हूँ।
देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी है, यानी जुडिशरी जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से अलग है हमारी जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और इंडिपेंडेंट होना जुडिशरी का यानी सेपरेशन ऑफ पावर होना और जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को, ठीक है ना? अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसके अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, एक बात। दूसरी, आप आर्टिकल अगर 50 देखेंगे ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो डीपीएसपी है, उसके अंदर भी बोला है कि एग्जीक्यूटिव से अलग होना चाहिए जुडिशरी, राइट? सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी बोला है ना? अच्छा, तो एक जुडिशरी का अलग होना चाहिए, पहली बात ये, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के बंदे ही जज जुडिशरी होंगे और सबसे ज़्यादा केसेस जिसके खिलाफ लड़े जा रहे हैं, या सबसे ज़्यादा केसेस में जो पार्टी है वो गवर्नमेंट है। भाई हर क्रिमिनल केस जितना भी हो रहा है उसमें एक पार्टी गवर्नमेंट होती है, स्टेट ऑफ इंडिया, स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ बंगाल। क्योंकि आपने कोई भी क्राइम किया है तो आपने कानून जो तोड़ा है वो स्टेट का कानून तोड़ा है। स्टेट का कानून तोड़ने का मतलब यह है कि आपने गवर्नमेंट का कानून तोड़ा है, जो स्टेट है, जो मतलब आपकी कंट्री है, उसका कानून तोड़ा है। तो वहाँ पे जो एक पार्टी होती है क्रिमिनल केसेस में, आपने देखा होगा कि क्रिमिनल केसेस में जैसे आपका नाम हो जाएगा, जैसे कि राकेश वर्सेस स्टेट एनसीटी दिल्ली, या राकेश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, या रमेश वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, ऐसे आपने देखा होगा। तो स्टेट ऑफ बंगाल वगैरह एक पार्टी ज़रूर होते हैं, क्यों? क्योंकि आपने स्टेट का कानून तोड़ा होता है। इसीलिए कानून को अपने हाथों में आप नहीं ले सकते, आप स्टेट का कानून तोड़ा है तो स्टेट उसके निपटेगा उससे, ठीक है? तो ये कहा जाता है। ये बात तो समझ में आ रही होगी। तो इसलिए जो है सबसे बड़ा जो लिटिगेंट है, यानी सबसे बड़ा जो मतलब एक मुकदमा जहाँ पे चल रहा है वो गवर्नमेंट के खिलाफ ही चल रहा है। एक पार्टी गवर्नमेंट है, दूसरी पार्टी कोई और है। तो अगर गवर्नमेंट का ही कोई बंदा जुडिशरी में बैठेगा तो जाहिर सी बात है वो अपने हक में फैसला करेगा। भाई दो पक्षों में से के दो पक्ष है, गवर्नमेंट भी एक पक्ष है, और अगर उसका बंदा कोर्ट में बैठ गया तो सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी को रख रहा है बैलेंस। वो गवर्नमेंट को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दे सकती, वो इंडिविजुअल के राइट की भी बात करेगी और गवर्नमेंट की भी अथॉरिटीज़ की बात करेगी। और ज़्यादातर उसको एंटी गवर्नमेंट रहना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पावर है। एंटी गवर्नमेंट का मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट के खिलाफ ही रहे, लेकिन गवर्नमेंट के पास मतलब ऐसा रहे कि मतलब एकदम प्रो गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए जुडिशरी, क्योंकि अगर प्रो गवर्नमेंट जुडिशरी हो गई ना, तो क्योंकि वो पावरफुल भी है। भाई जो गवर्नमेंट है वो पावरफुल है, सबसे ज़्यादा पावर जो है वो उसके एग्जीक्यूशन का सारा पावर गवर्नमेंट के पास है। और इंडिविजुअल इंडिविजुअल जो भी इंसान है वो कितना भी पावर हो जाए, फुल हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट के सामने वो कुछ नहीं है, नथिंग। अब गवर्नमेंट जो है उससे सहारा ढूंढ रहा है किसका? जुडिशरी का। और वो ये सोच के बैठा हुआ है, मतलब इंडिविजुअल जो है वो सहारा ढूंढ रहा है जुडिशरी का। और जुडिश वो ये सोच के बैठा है कि मुझे इंसाफ, गवर्नमेंट कितनी भी पावरफुल हो जाए लेकिन मैं इंसाफ मांगूंगा तो मुझे बराबर के तराजू में तोला जाएगा। यानी कि गवर्नमेंट चाहे कितनी भी पावरफुल हो, लेकिन जब इंसाफ की बात आएगी तो मेरे साथ और गवर्नमेंट को बराबर एक ही पलरे, मतलब एक ही फुटेज पे रख के तोला जाएगा और हम दोनों को बराबर समझा जाएगा। तो इस सोच के, इस होप के साथ अगर गवर्नमेंट कोई बंदा कोर्ट में आया है और वो कहता है कि मुझे मतलब इंसाफ मिलेगा यहाँ से, चाहे वो कोई सामने वाला कितना भी बड़ा कोई वो हो, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे जो हो, तो ये उम्मीद अगर वो उसको दिखेगा कि जो जुडिशरी है वो भी गवर्नमेंट के साथ है, एग्जीक्यूटिव के साथ है, तो जाहिर सी बात है उसकी होप वैसे ही खत्म हो जाएगी। इसलिए जो एग्जीक्यूटिव है उसके साथ जुडिशरी को नहीं दिखना चाहिए। इनफैक्ट उसके मतलब ये नहीं दिखना चाहिए कि वो गवर्नमेंट को फेवर कर रही है या किसी को भी फेवर कर रही है। जुडिशरी को हमेशा इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, इम्पार्शियल रहना चाहिए और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू लॉ काम करना चाहिए। एक मतलब इसका वो है। तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि जब इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी है और अगर जजेस का अपॉइंटमेंट जो है, अगर वो करेंगे, एग्जीक्यूटिव करेंगे, एग्जीक्यूटिव मतलब कि सारा उनके हाथ में दे दिया जाएगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर के हाथ में मान लो दे दिया जाए कि प्राइम मिनिस्टर की कोई कमेटी है वो रिकमेंड करेगी जुडिशरी जज को अपॉइंट करना। अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है, अगर आपने कोई फेवर किया है जुडिशरी के ऊपर, जज के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई फेवर लौटाएगा, है ना? लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा? तो ऐसे में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो हैम्पर करेगी। और एक प्रिंसिपल है जुडिशरी का कि जस्टिस नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी शोन टू बी डन। जस्टिस सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए कि जस्टिस हुआ है, तभी जुडिशरी के ऊपर लोगों का भरोसा बनेगा। तो ये सब बातें रखते हुए अपॉइंटमेंट को बड़ा इम्पार्शियल रखने की ज़रूरत है। और जजेस अगर अपने ही बंदे को कोई जज बैठा देगा सुप्रीम कोर्ट में, तो जाहिर सी बात है लोगों को का होप जो है जो जुडिशरी के ऊपर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, या लोग जुडिशरी के ऊपर से धीरे धीरे भरोसा उठ जाएगा और वो किसी भी चीज़ को लेकर कोर्ट में जाने से कतराएंगे। और इंसाफ की उम्मीद जो उससे है
लोगों को वो इंसाफ की उम्मीद उनको टूट जाएगी। आपको ये बात समझ में आ रही है? तो इसलिए जुडिशरी का जजेस का जो अपॉइंटमेंट है वो बड़ा इम्पार्शियल होना चाहिए। तो इसके लिए एक डिबेट चलता है कि भाई अपॉइंटमेंट कैसे हो। तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जो अपॉइंटमेंट करेगा वो प्रेसिडेंट करेगा, ये सिंपल बात है। लेकिन प्रेसिडेंट क्या अपने मन से करेगा? ठीक है, अपने मन से करेगा। तो जो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट एज ही डीम नेसेसरी। एक बात ये कह रहा है कि चीफ जस्टिस है उसका अपॉइंटमेंट करेगा प्रेसिडेंट। बात यह होगी कि करेगा प्रेसिडेंट, लेकिन किससे कंसल्ट करेगा? कंसल्टेशन किससे करेगा? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जहां पे वो नेसेसरी समझेगा। ठीक है, और other judges are appointed by the president after the consultation with the chief justice and such other judges of the supreme court और एंड द हाई कोर्ट इज डेम नेसेसरी। पहले तो सुप्रीम कोर्ट का कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसको अपॉइंटमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जिन जजेस से सलाह लेना चाहे प्रेसिडेंट सलाह लेकर और अपॉइंटमेंट करेगा। दूसरा, फिर जब चीफ जस्टिस बन जाएगा तो उसकी चीफ जस्टिस अदर जजेस को प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस और अदर जजेस से सलाह लेकर करेगा। ये कंसल्टेशन जो वर्ड है, ठीक है ना, ये कंसल्टेशन वर्ड बड़ा, ये जो कंसल्ट करना है ये बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है। ये वर्ड को ध्यान रखिएगा। कंसल्टेशन जो वर्ड है ये बहुत वो रहा है। अब ये क्वेश्चन उठता है जो ये आर्टिकल 124 के अंदर, कौन से आर्टिकल के अंदर? पहले ये आर्टिकल 124 जो था उसके अंदर ये कंसल्टेशन वर्ड मेंशन था। कौन से आर्टिकल में? 124 के अंदर तो मेंशन था। तो जब आप 124 को जाएंगे तो कंसल्टेशन वर्ड है, तो उसमें अब इंटरप्रिटेशन कौन करेगा कि कंसल्टेशन का मतलब क्या है, क्या कंसल्ट करना जरूरी है, क्या बात मानना जरूरी है जजेस के अपॉइंटमेंट में। अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट के जज ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने या सुप्रीम कोर्ट के जज ने कोई सजेशन दिया, उसको अगर प्रेसिडेंट ना मानना चाहे तो क्या उसके ये कंसल्टेशन जो है बाइंडिंग है? अब ये सब क्वेश्चन लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि भैया इसका फैसला करो, इसको इंटरप्रेट करो, क्योंकि इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन को करना तुम्हारे वो है। ठीक है, तो कंट्रोवर्सी उठती है और इसको बोला जाता है फर्स्ट जजेस केस। फर्स्ट जजेस का एक केस नाम है एसपी गुप्ता केस भी कहते हैं इसको। कंट्रोवर्सी ओवर द कंसल्टेशन, कंसल्टेशन के ऊपर कंट्रोवर्सी उठती है कि सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड कंसल्टेशन। इस कंसल्टेशन वर्ड को अलग अलग इंटरप्रिटेशन दिया है किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। और फर्स्ट जजेस केस 1982 में आया है। रट्टा मारो, कब आया फर्स्ट जजेस केस? जल्दी बोलो, फर्स्ट जजेस केस कब आया है? फर्स्ट जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है, यही वर्ड आता है कि कंसल्टेशन का मतलब बताओ जरा। तो कोर्ट कहता है कि कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंस। क्या बोलता है फर्स्ट जजेस केस में? कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं है, मानना जरूरी नहीं है। इट ओनली एम्प्लाइज द एक्सचेंज ऑफ व्यू। ये सिर्फ ये बताता है कि एक्सचेंज ऑफ व्यू है। अगर उसको नहीं मानना है प्रेसिडेंट को तो ना माने, मतलब जरूरी नहीं है कि आपने जो कंसल्ट किया है। यानी फर्स्ट जजेस केस में किसकी तरफ फैसला जा रहा है? किसकी तरफ फैसला जा रहा है बताओ? एग्जीक्यूटिव की तरफ कि जुडिशरी की तरफ? बोलो, सुन लो दोबारा। फर्स्ट जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कंसल्टेशन जो प्रेसिडेंट कर रहा है उसका मतलब कंकरेंस नहीं है, मानना जरूरी नहीं है। वो सिर्फ एक्सचेंज ऑफ व्यू है। वो माने प्रेसिडेंट चाहे ना माने, ठीक है, अगर उसका मन कर रहा है तो माने और अगर उसका मन नहीं कर रहा है तो ना माने। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव एक तरफ है और एक तरफ है जुडिशरी। किसकी बात भारी हो गई यहाँ पे? एग्जीक्यूटिव की। और किसके वन किसको मिला? 1 पॉइंट एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को 0। ठीक है, फर्स्ट जजेस केस में कौन जीत रहा है? एग्जीक्यूटिव जीत रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? लेकिन अब जुडिशरी को बर्दाश्त तो होगा नहीं। उन्होंने कहा नहीं भाई साहब ऐसा नहीं होगा, सेकंड जजेस केस करते हैं। 1993 में सेकंड जजेस केस होता है। सुप्रीम कोर्ट जो है रिवाइज कर देता है अर्लीस्ट रूलिंग को, यानी प्रीवियस रूलिंग को कर देता है और बोलता है, मीनिंग चेंज कर देता है इसका कंसल्टेशन का। बोलता है कंसल्टेशन का मतलब है कंकरेंस। क्या बोला था? डज नॉट मीन कंकरेंस। यहां क्या बोल रहा है? कंसल्टेशन मतलब कंकरेंस। इसका मतलब क्या हुआ? हैंस जो एडवाइस है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देगा वो बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट के ऊपर इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। ठीक है, यानी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट में जो रिकमेंडेशन, जो कंसल्टेशन देगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो क्या होगा? वो बाइंडिंग होगा। बाइंडिंग मतलब कंसल्टेशन मतलब कंकरेंस। ठीक है, ये उसमें कहा है
ये किसमें कहा है? सेकेंड जज केस में। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की लड़ाई, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की लड़ाई, सेकेंड जज केस 1993 में। एग्जीक्यूटिव 0 एंड जुडिशरी 1। कौन जीता? बात समझ रहे हैं? एग्जीक्यूटिव 1-1 का हो गया। अभी टाई हो रहा है, अभी फिर देखते हैं। अब इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। यही पूरा मतलब पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा रहा हूँ इस वक्त। इसको बहुत ही अच्छे अंदाज में पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। दूसरा आता है फिर थर्ड जज केस। आप कौन केस करेगा? किसको बर्दाश्त नहीं होगा? बोलो। फिर केस हुआ। उन्होंने बोला कि भाई ये तो ठीक नहीं है आपका, ठीक है, लेकिन इसमें इन्होंने एक बात और कह दी थी। इन्होंने कहा था कि देखिए कि बट द चीफ जस्टिस, ठीक है, वुड टेंडर हिज एडवाइस ऑफ द मैटर ऑफ कंसल्टेशन ऑफ 2 सीनियर मोस्ट जजेस। ठीक है, क्या बोला है कि 2 सीनियर मोस्ट जज से पूछेगा, यानी कि उसकी बात मानी जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात बाइंडिंग होगी। ये सेकंड जज केस में ही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात बाइंडिंग होगी, लेकिन 2 सीनियर मोस्ट जजेस से वो पूछ के जब बताए तब। जैसे 2 सीनियर मोस्ट जजेस उसने पूछा कि भाई कौन से जज का अपॉइंटमेंट किया जाए, उन्होंने कहा शाबान अली को अपॉइंट कर दो यार। ठीक है, ओके। अगर उन 2 सीनियर मोस्ट जज ने कहा तो मेरा नाम सजेस्ट किया जाएगा किसको? प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट मुझे अपॉइंट करेगा, वो बाइंडिंग होगा उसके ऊपर, क्योंकि 2 सीनियर मोस्ट जजेस ने भी कहा है। तो अब थर्ड जजेस केस आता है। इसमें क्या होता है? कोर्ट ओपिनियन देता है दैट द कंसल्टेशन प्रोसेस टू बी अडॉप्टेड, ठीक है, टू बी अडॉप्टेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिक्वायर प्रियुलैरिटी ऑफ द जजेस। प्लुरैलिटी ऑफ द जजेस का मतलब क्या हुआ? अब यहां इन्होंने क्या किया? इसको कॉलेजियम सिस्टम लिया है। कॉलेजियम सिस्टम ही है। कॉलेजियम सिस्टम मतलब एक कॉलेजियम बनाया जाएगा और उसके अंदर ये बताया जाएगा कि जब ज्यादा, यानी 4 जजेस का कॉलेजियम होगा, 4 जजेस, 4 में से 3 जजेस, ठीक है, अगर बताते हैं, यानी 2 जजेस अगर एडवर्स ओपिनियन दे देते हैं तो उसका नाम सजेस्ट नहीं किया। 4 में से 3 जजेस अगर चीफ जस्टिस से कहते हैं कि साहब शाबान अली को अपॉइंट करिए, ठीक है, ओके, ओके, अगर कहते हैं तो वो अपॉइंटमेंट कहा जाएगा। अगर 2 जजेस बोलते हैं नहीं तो फिर नहीं दिया जाएगा। समझ में आ गई बात? ये तो कंसल्टेशन यहाँ पे बोला है, 3 बोलेंगे तो। हाँ, यहाँ पे देखो कंसल्टेशन थर्ड जज केस में क्या होता है कि ओपिनियन दिया गया कि कंसल्टेशन प्रोसेस अडॉप्टेड बाय द चीफ जस्टिस रिक्वायर द कंसल्टेशन ऑफ द प्रियोरिटी ऑफ द जजेस। द सोल ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द कंसल्टेशन प्रोसेस। ठीक है, इट शुड बी कंसल्ट अ कॉलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस। कितने कॉलेजियम है? 4 सीनियर मोस्ट जजेस। कितने? 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम। और इवन दो जजेस अगर एडवर्स ओपिनियन दे देते हैं, 2 जजेस, यानी 4 में से 2, मतलब 2 अगर दे देते हैं तो नाम रिकमेंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, ही शुड नॉट सेंड द रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट, नहीं भेजना चाहिए। जब 4 में से 3 जजेस, यानी कम से कम ओपिनियन दें, तब वो रिकमेंडेशन भेजेगा। ठीक है, रिकमेंडेशन भेजेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर इसने ये नॉर्म कंप्लाई किया है, यानी 4 में से 2 ने अगर एडवर्स ओपिनियन दिया तो भेजेगा नहीं। अगर 4 में से कम 3 जजेस ने, इसका मतलब ये हुआ कि 3 जजेस ने अगर बोला है कि इस पर्टिकुलर बंदे को अपॉइंट किया जाए, तो चीफ जस्टिस जो है वो गवर्नमेंट को भेज देगा रिकमेंडेशन। ठीक है, और तब भेजेगा और तब बाइंडिंग होगा। और अगर उसने ऐसा प्रोसेस फॉलो नहीं किया है, 3 जजेस का वहां पे रिकमेंडेशन नहीं है, 2 जजेस ने एडवर्स ओपिनियन दे दिया है कि नहीं इसको नहीं भेजना चाहिए, तो गवर्नमेंट को अगर वो रिकमेंडेशन भेज देता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भेज देता है, तो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि वो एक्सेप्ट करे। ठीक है, समझ में आ गई बात? अगर वो 3 जजेस से पूछ के देख, वो चारों जजेस से पूछता है, उसमें 3 जजेस कह देते हैं, तब वो भेज सकता है और तब बाइंडिंग होगा गवर्नमेंट के ऊपर। अगर उसने नहीं पूछा है या 2 जजेस ने मना कर दिया है, तो अगर उसने भेज दिया है तो बाइंडिंग नहीं होगा। गेटिंग? तो थर्ड जज के समझ में आ गया? हाँ, मेजोरिटी है। लेकिन यहाँ पे भी बात जो है वो किसकी मतलब हो रही है, इसमें चौका मार दिया है। मतलब इस बार भी इन्होंने केस किया, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने, मतलब एग्जीक्यूटिव ने और जुडिशरी ने फिर केस हुआ था, बात हुई थी कि भाई कुछ बात किया जाए, लेकिन अभी भी जो फेवर मिला है वो किसको मिला है? जुडिशरी को मिला है ना? जुडिशरी को, जैसे मान लो 2 नंबर जुडिशरी के थे, तो यहाँ पे उसको 2 प्लस और मिल गया। ठीक है, क्योंकि एकदम पक्का कर दिया गया है। हाँ, थोड़ा सा आधा नंबर इनको भी मिला है। क्यों? क्योंकि इसमें ये बोला ना कि प्लुरैलिटी ऑफ द जजेस की रिकमेंडेशन होगी, प्लस ये तो हार अभी कौन रहा है? कौन हार रहा है? एग्जीक्यूटिव हार रहे हैं। ये 4 हैं और ये अभी कितने पे पड़े हुए हैं?
मान लो 1.5 पे पड़े हुए हैं, है ना? तो अब इनको लगा कि अब तो यार जीतना है तो 6 मारना पड़ेगा। क्या समझे? बात समझ रहे हो? एग्जीक्यूटिव को क्या लग रहा है कि अगर अब जीतना है तो क्या करना पड़ेगा? 6 मारना पड़ेगा। हाँ, तो अभी एक देखें, ऐसा है कि अब हमने बता दिया कि भाई अब क्या हुआ कि एग्जीक्यूटिव को गुस्सा आ गया, उसने बोला अच्छा, तो उसने लेजिस्लेचर, क्योंकि जो ये कॉमन है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है उसमें कॉमन है ना, गवर्नमेंट तो एग्जीक्यूटिव जब लेजिस्लेचर में मेजोरिटी होगी, पार्लियामेंट के अंदर मेजोरिटी होगी तभी बनेगा, तभी तो सरकार बनेगी। तो लेजिस्लेचर जो है वो साठ गांठ रहती है हमेशा एग्जीक्यूटिव के साथ। तो उन्होंने एग्जीक्यूटिव ने कहा अच्छा भैया ये तो बड़ा खेल कर रहे हैं, चलो हम एक काम करते हैं पार्लियामेंट में ही चेंज करवाते हैं। तो लेजिस्लेचर को अप्रोच किया इन लोगों ने कि भाई हम मिलके, मतलब हम मिलके लड़ेंगे और हराएंगे जुडिशरी को, ठीक है ना। अब जुडिशरी, उन्होंने जब लेजिस्लेचर को हाथ में ले लिया, बोला यार कानून से ऊपर थोड़ी ना हो जाएगा जुडिशरी, चलो हम खेलते हैं। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवा दिया, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 के अंदर, और एक नया बिल लेकर आ गए, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। जैसे यूपीएससी है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसे ही नेशनल जुडिशियल, मतलब ऐसा नहीं था लेकिन नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के नाम से एक लेकर आ गए। जैसे आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जीक्यूटिव को चुनता है यूपीएससी, ठीक है, आईएएस बनाता है, तो ये सोच रहे हम जज बनाएंगे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के, लेकिन और कोलिजियम सिस्टम जो ये 4 जज वाला है इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे ये 2014 में। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को जो अपॉइंटमेंट करेगा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन करेगा, ठीक है, समझ रहे हो। अभी इस कमीशन में क्या हुआ, इस कमीशन के अंदर ध्यान रखिएगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया और आर्टिकल 124 के अंदर चेंज कर दिया इन्होंने। क्या कर दिया? 124 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल था उसके अंदर इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है, और बोल दिया कि अब जो अपॉइंटमेंट होगा जजेस का वो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन करेगी, ठीक है। बात समझ में आ गई है? अब कानून ही बदल दिया इन्होंने, कानून ही बदल दिया भैया, कानून ही बदल दिया, समझ रहे हो ना। और जब ये कानून बदल देंगे, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जैसी कोई चीज ले आएंगे, तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में था कौन? अभी इसमें इसमें जो है मेजोरिटी जा रही थी, मतलब इसमें जो है मेंबर मेंबर बना दिया इन लोगों ने, प्राइम मिनिस्टर को मेंबर बना दिया, अपोजिशन लीडर को ले आए, और मतलब यानी एग्जीक्यूटिव वाला जो पार्ट है ना, एग्जीक्यूटिव लोग यानी प्राइम मिनिस्टर वगैरह, इन लोगों की रिकमेंडेशन अहम हो गई। जज भी थे इसमें, लेकिन एग्जीक्यूटिव वहां पे जा रहे थे, एज लिए जा रहे थे कि अगर एग्जीक्यूटिव यानी जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। अगर एग्जीक्यूटिव कहेगा तो जुडिशरी अपॉइंट होगी जैसे ये लोग अपॉइंट करते हैं। अब इस ये होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब यहाँ पे तो इन्होंने छक्का मार दिया सीधे, मतलब बोला ना कि छक्का मारने के लिए अब इनका तो मार्क्स थे केवल 2, मतलब 1.5, है ना, इनके जो स्कोर था वो था 1.5, और यहाँ पे स्कोर चल रहा था 4 जुडिशरी का। इन्होंने कहा बिना छक्का मारे काम चलेगा नहीं, तो हम सीधे मारेंगे, तो इन्होंने छक्का मार दिया 6 अपनी तरफ से, ठीक है, और ये बड़ा खुशी मना रहे थे। उन्होंने बोला यार ये मतलब बाद में ये 6 सोच के जो है बोल रहे थे अब इसका तो कोई जवाब है नहीं, अब क्या करोगे बताओ, ठीक है ना। अब तो हम जीत रहे हैं, तो इधर लग रहा है कि जुडिशरी वो एग्जीक्यूटिव जीत गए, मतलब 6 और 1 7, 7.5 नंबर इनके 4 ही हैं स्कोर। तो ये तो हार रहे हैं, और कौन जीत रहा है? क्योंकि कानून बदल गया, लेकिन ये किसकी हेल्प से जीते हैं? लेजिस्लेचर की हेल्प से। तो यहाँ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक तरफ होकर खेले, और उन्होंने एक टीम बनाकर खेले, और इन्होंने टीम वर्क से जो है जुडिशरी को यहाँ पे हराने की कोशिश की। जुडिशरी, ठीक है, हारती हुई नजर आ रही है कि नहीं है? हैं? दिख रहा है ना। जुडिशरी ने सोचा कि यार ये तो बड़ा खराब बात है, हम तो हार जाएंगे, तो इन्होंने बोला चलो भाई हमारे अर्जुन को बुलाओ और ब्रह्मास्त्र लेकर आओ। क्या लेकर आओ? कुछ ब्रह्मास्त्र अब अपनाना पड़ेगा, रामबाण अपनाना पड़ेगा, पेनेसिया एकदम। अब तो काम चलेगा नहीं बिना, मतलब अब तो क्या नाम है, क्योंकि अब तो हार जाएंगे, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो इन्होंने अपना सबसे जो वज्र था, जो ब्रह्मास्त्र था, उसको अपना लिया, उठा लिया, और बोला कि देखो ऐसा है ना जनाब, कि हमारी जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है ना, वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 2025 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट, ये दोनों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और जब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो ये है वॉइड, ठीक है, ये वॉइड है, और इसलिए कॉन्सिक्वेंसली
अर्लियर कॉलेजियम सिस्टम को दोबारा ऑपरेशन में लाया जाएगा, ठीक है, यानी जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको रिस्टोर करा गया और कहा गया कि सुप्रीम ये 4 जजेस केस जो है वो डिलीवर किया गया और कहा गया 2015 के अंदर और ओपिनियन दिया गया कि जो न्यू सिस्टम है, ठीक है, वो इफेक्ट करेगी न्यू सिस्टम्स की वजह से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बरकरार रहेगी, नहीं तो ये सीधे इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी का यानी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का वायलेशन है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और एग्जीक्यूटिव किसी कुछ भी कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर सकते हैं, लेजिस्लेचर भी नहीं कर सकता है और इसलिए इन दोनों को टाइप करते हुए इन्होंने इन दोनों को साइड में करते हुए अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहकर किसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहकर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को और 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया और वॉइड कर दिया, बोला ये लागू ही नहीं होगा। और जब सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दे तो फिर कोई रेमेडी ऐसी बचती नहीं है सच, ठीक है। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहकर उसने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया और ब्रह्मास्त्र जब चलाया तो इनके स्कोर 7.5 था और वहां पे सीधे वो क्या गया छक्का मार के किस पे चला गया 10 पे, क्योंकि 4 पहले ही था, है भाई 4 था प्लस 6 मार दिया तो सीधे 10 नंबर हो गए, ठीक है। तो कौन जीत गया समझ गए। तो इन्होंने 7.5 बना के खुश हो रहे थे, उसने बोला कुछ नहीं हम सीधे छक्का मारेंगे और उसने जबरदस्त छक्का मारा और इन दोनों की टीम को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की 7.5 रैंक बनाई थी इन्होंने और यहाँ पे अपना जो जुडिशरी है यानी सुप्रीम कोर्ट है उसने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया और धोनी को लेकर आया और 4 प्लस छक्का मारा और सीधे ये 10 नंबर लेकर और जुडिशरी विन और ये दोनों भाई साहब लूज कर गए। क्या समझ में आया खेल। इतना अच्छा क्रिकेट के अंदाज में समझाया और क्या चाहिए, जान लोगे मेरी है? समझ में आ गया। क्रिकेट वालों को तो बड़ा अच्छा समझ में आया होगा नहीं क्या। हाँ सेंचुरी सेंचुरी मार दिया ये भी कह सकते हो, लेकिन अब मतलब हमें जिताना है इतना क्या है, हमारे पास 6 ही छक्का ही मेन वो रहता है, चलो 9 बॉल पे छक्का मार दिया ये कह सकते हैं। समझ में आ गया ये कौन बोल रहा है भाई, ये कौन है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो चलो बेटा से अच्छी बात है समझ में आ गया। तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है इसमें भाई हम ये कह सकते हैं कि इसने चलो 11 रन मान लेते हैं यार, 9 बॉल पे छक्का और एक फ्री हिट चलो और छक्का उस पर भी मार दिया, तो कुल मिलाकर 10 11 और 4 17 रन बस बस सेंचुरी ना बोलो यार, गल ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है। तो 17 रन बना के जुडिशरी जो है वो जीत रही है और ये 7.5 पे ही रह गए, 9 बॉल भी फेंक दिया इन्होंने, चलो बस ठीक है, अब इतना ही बेइज्जती करो ज्यादा नहीं, ठीक ठीक। तो कुल मिला के कॉलेजियम सिस्टम को दोबारा से रिस्टोर किया गया कि 4 जजेस वाला सिस्टम जो था और इसको नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को अनकॉन्स्टिट्यूशन कह दिया गया, ठीक है ना। और आप देखें जब अनकॉन्स्टिट्यूशन कोई चीज़ कह दी जाती है तो वो अगर उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है तो भी वो ऑपरेशन में नहीं रहती है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट दैट कॉन्स्टिट्यूट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया until the parliament by law prescribe the large number or not, इसमें ये भी दिया है और इसमें देखें यहाँ पे दे रखा है मतलब ये सारा और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की चर्चा भी इन्होंने कर रखी थी है, मतलब अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है और इसमें बताया रखा है सारा कहानी। लेकिन जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है इसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशन कह दिया। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये पूरी कहानी है वो उन्होंने जिक्र भी कर रखा है सब कुछ। अपॉइंटमेंट एवरी जज शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द वारंट एंड सील ऑफ द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, देखो लिखा हुआ है ना ये क्लॉज 2 के अंदर देखो, on the recommendation of the National Judicial Appointment Commission, refer to the Article 124A, and shall be hold office until he attain the age of 65 years, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है कि मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट के कहने पर अपॉइंट किया जाएगा, लिखा है ना। हाँ लिखा हुआ है, लेकिन लेकिन अब यहाँ पे ये क्लियर है कि जब इस ये आर्टिकल आप कितना भी अच्छा से लिखे रहो कुछ भी करे रहो
ठीक है? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोल दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। बस आपको बोल दे कि करके बोल दे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको नहीं मतलब फ़ॉलो किया जाएगा तो उसको नहीं फ़ॉलो किया जाएगा। ठीक है? ये नहीं है कि अब उसने कानून बन गया है तो अब उसको फ़ॉलो किया जाएगा। इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले ही उसको जब क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो बात ही खत्म हो गई। अब आप लिखे रहो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको ऑपरेशन में ला ही नहीं सकते आप। बात समझ में आ गई? अब एक और ये है कि यही सबसे इम्पोर्टेंट बात थी जो मैंने अभी बतानी थी और ये पूरा आपको अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस का पूरा केस मैं बता रहा हूँ आपको। आर्टिकल 124 से लेकर का मेंशन करना है, कंट्रोवर्सी याद रखनी है कि 124 के अंदर कंसल्टेशन वर्ड मेंशन था और उसके बाद में उस कंसल्टेशन वर्ड को की इंटरप्रिटेशन फर्स्ट में निकाली गई एज अ कि कंकरेंस नहीं है, जस्ट ओपिनियन है और उसको जिता दिया गया। बाद में फिर कहा गया नहीं कंकरेंस है और जज को जिताया गया। फिर कहा गया कि मतलब थर्ड जज केस में कि कॉलेजियम सिस्टम जैसा सिस्टम लेकर आने की कोशिश। फिर कॉलेजियम सिस्टम हो गया, फिर उन्होंने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना दिया 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने और फिर रिस्टोर कर दिया। तो आज यही सिस्टम चल रहा है, कॉलेजियम वाला ही सिस्टम चल रहा है। ये आपको समझ में आना चाहिए और ये इसके ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है, मेंस के अंदर पूछा हुआ है। ये पूरी बात आपको लिखनी पड़ेगी। एक बात आप याद रखिए, एक एक पॉइंट इसका फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस पूरा ईयर के साथ आपको याद करने की जरूरत है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को याद करने की जरूरत है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन का है इसको याद करने की जरूरत है फोर्थ जज केस में। और अगर ये आपको याद होता है तो आपको नंबर पक्का मिल जाएगा और इसका प्री मेंस इंटरव्यू सब में पूछा जा सकता है। बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है, बहुत दिन तक इसके ऊपर डिबेट चली है और अभी भी चल ही रही है। कभी ना कभी कुछ ना कुछ आता रहता है कि आप जजेस ही जज को अपॉइंट करेंगे, ये तो डिक्टेटरशिप हो गया, ये हो गया क्योंकि कुछ लोग प्रो गवर्नमेंट लिखते हैं, कुछ लोग एंटी गवर्नमेंट लिखते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें जो मतलब कहता है कि जहाँ पे इनके अपने ऊपर बात आती है, इनकी जुडिशरी तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती है, अपने आप को बचा लेती है और लेकिन जहाँ पे और किसी के कोई बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट हो रहा है वहाँ पे तो वो फैसले नहीं करती, सही फैसले नहीं करती, फिर जुडिशियल कन्वेंशन में बचाती है। तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी है जुडिशरी का, लेकिन आपको इतनी बात समझनी पड़ेगी। उसके बाद में फिर हमारे यहाँ जो जजेस का अपॉइंटमेंट की बात हो गई और देखिए लेकिन चीफ जस्टिस कैसे अपॉइंट होता है, तो देखिए बाई ऐसा लोग कहते हैं कि जो सीनियर मोस्ट जज होता है, सीनियर मोस्ट जज मतलब जिसने सबसे ज़्यादा दिन सर्विस किया हुआ है, सिर्फ एज की बात नहीं है। फिर अगर दो लोग बराबर सर्विस किए हुए हैं तो फिर एज देखी जाएगी। तो जो सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट जज है उसको नॉर्मल प्रैक्टिस है कि उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाए, जिसने सबसे ज़्यादा दिन सुप्रीम कोर्ट में सर्व किया है, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसको चीफ जस्टिस, और फिर उसके बाद में बाकी लोगों को जज बनाया जाए। लेकिन इस प्रैक्टिस का वायलेशन भी हुआ है कई बार। ठीक है, कई बार सीनियर जजेस को हटाकर जो मतलब सीनियर जज हैं जिनका प्रमोशन होना चाहिए, चीफ जस्टिस बनाया जाना चाहिए, उनके बजाय तीसरे चौथे नंबर का जो सीनियर मोस्ट जज है उसको बना दिया गया है। कई बार ऐसा भी हुआ है, गवर्नमेंट ने कभी बार ऐसा किया है, क्योंकि इसमें यहाँ पे ना सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अंदर जो है अपॉइंटमेंट पे जो है जज उनको प्रेसिडेंट को एज होता है, क्योंकि वो कंसल्टेशन वाला जो बात है ना, वो चाहे तो कंसल्टेशन ले चाहे तो ना ले। और ज़्यादातर सीनियर बाई कन्वेंशन ये चलता है कि सीनियर मोस्ट जज को करना चाहिए, लेकिन इस प्रैक्टिस का वायलेशन भी किया गया। बाद में इसको कर दिया गया कि नहीं अब सीनियर मोस्ट जज ही होगा, लेकिन पहले इसका वायलेशन हुआ है जब एकदम क्लियर नहीं थी बात। तो जैसे फ्रॉम 1950 से लेकर 73 तक द प्रैक्टिस हैज बीन अडॉप्टेड द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होगा? 1950 से लेकर 73 तक यही चलता रहा है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबसे सीनियर मोस्ट जज जो होगा उसको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। लेकिन आपको पता है कि जब इंदिरा गांधी के बात आती है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से भी की गई हैं। तो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कन्वेंशन वो थोड़ा डिक्टेटरशिप वाला एटीट्यूड था, वाज वायलेटेड इन 1973 के अंदर वायलेशन हुआ है व्हेन A.N. Roy was appointed as Chief Justice of India by superseding 3 senior judges। उनसे 3 सीनियर A.N. रे को बनाया गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 3 जजेस जो उनसे सीनियर थे उनको क्या नाम है हटाकर, यानी उनको प्रायोरिटी नहीं दी गई और बना दिया गया चीफ जस्टिस किसको? एन रे को। इसी तरह से 1977 के अंदर एम यू बेग जो है उनको अपॉइंट किया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय सुपरसीडिंग देन सीनियर मोस्ट जज, जो सबसे सीनियर मोस्ट जज थे उनको उस समय का हटाकर एम यू बैग को बना दिया गया। तो दिस डिस्क्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट वाज कर्टेल बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द सेकंड जजेस केस। सेकंड जजेस केस में ये डिस्क्रेशन को कर्टेल किया गया। ये सेकंड जजेस केस तक इन्होंने खेला है खूब। सेकंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर कर दिया एकदम कि सीनियर मोस्ट जज जो होगा 1993 के अंदर क्लियर कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दे दी कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड अलोन बी अपॉइंटेड एज द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो सीनियर मोस्ट जज होगा उसको ही आप मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाएंगे। तो ये स्टैंड क्लियर है कि द पर्सन हु इज द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट
ही विल बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये क्लियर हो गया। फिर लड़ाई जो चली है उसके बाद ये हुई है और जजेस को जो अपॉइंटमेंट करना है वो कैसे करना है, गवर्नमेंट अपने मन से कर सकती है या कंसल्टेशन करना पड़ेगा। तो एकदम क्लियर है कि सीनियर मोस्ट जज विल बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उसके बाद यानी जिसने सबसे ज्यादा दिन सर्व किया हो एज की सीनियरिटी की बात नहीं है यहाँ। और उसके बाद में जो है अगर दो लोग सेम सर्व करते हैं तो फिर एज देखी जाती है। तो यहाँ पे है उसके बाद में जो है अदर जजेस के लिए ये मतलब अदर जो जजेस हैं उनके लिए कोलिजियम सिस्टम फिर काम करेगा। तो इतनी बात आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गई होगी। आ गया भाई? ठीक है। अब देखिए ये है क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस क्या है। तो जज कौन बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनता है? तो कुछ क्वालिफिकेशन आप लोग याद रखिए जज को अपॉइंट करने के लिए कि ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। एक तो पहली चीज कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ही शुड हैव बीन जज, he should have been judge of the high court और high court in succession of 5 year। यानी एक हाई कोर्ट का वो जज हो, ठीक है, एक हाई कोर्ट का जज हो या कई मतलब हाई कोर्ट का जज हो 5 साल तक, या ही शुड हैव बीन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का एडवोकेट हो 10 साल तक के लिए, यानी 10 साल वो हाई कोर्ट में एडवोकेट के तौर पे रहा हो, या तो 5 साल तक जज के तौर पे रहा हो, या प्रेसिडेंट के ओपिनियन में डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट हो। यानी इनमें से कुछ भी ना हो लेकिन लगता है कि बहुत अच्छा जज है ये, प्रेसिडेंट के ओपिनियन में, प्रेसिडेंट का ओपिनियन मतलब गवर्नमेंट का ओपिनियन, तो वो उसको भी बनाया जा सकता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रेस्क्राइब द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मिनिमम एज कुछ नहीं है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करने की, किसी को भी अपॉइंट किया जा सकता है। ओथ उसको कौन दिलवाएगा? ओथ उसको दिलवाएगा पर्सन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसको जो है प्रेसिडेंट ओथ दिलवाता है, ये याद रखिए, ठीक है। या कोई बंदा जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दे कि जाके ओथ दिलवा दो, तो वो दिलवाएगा। और वो क्या करते हैं, वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन से कि रिस्पेक्ट करेंगे, एलिजेंस रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के सॉवरेनिटी को अपहोल्ड करेंगे इंडिया की, और मतलब अपनी एबिलिटी और नॉलेज के हिसाब से बिना इल बिल के अपने ऑफिस को डिस्चार्ज करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करेंगे। मेन इनका ये है। जजेस का टेन्योर कितना होता है? कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई फिक्स टेन्योर नहीं है दिया है जज का कितने साल, लेकिन ये दिया है कि 65 साल में रिटायर होंगे। तो अगर कोई बंदा 45 साल की उम्र में बन जाता है तो 65 साल यानी 20 साल भी सर्व कर सकता है। समझ में आई बात? तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होने की मतलब उसके लिए कोई एज नहीं है मिनिमम, और मैक्सिमम एज है 65 ईयर्स। ठीक है, समझ में आई बात? और अगर उसकी एज से रिलेटेड कोई चीज़ होगी, कोई भी बात होगी, तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। कोई भी मैटर होगा वो रिजिग्नेशन किसको करेगा? प्रेसिडेंट को राइट करके रिजाइन कर सकता है। अगर उसको हटाना हो जज को, तो हटाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर प्रोसीडिंग चलेगी, इम्पीचमेंट चलेगा, देन ओनली उसको रिमूव किया जा सकता है। यानी ऐसे ही रिमूव नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्रेसिडेंट ऐसे ही रिमूव नहीं करेगा, पार्लियामेंट को रिकमेंड करेगा, पार्लियामेंट उसके लिए इम्पीचमेंट का प्रोसेस चलाएगी, और इम्पीचमेंट जब प्रोसेस चलाएगी तब जाके होगा। और इसमें है रिमूवल कैसे होगा जज का? जज के रिमूव करने के लिए प्रेसिडेंट जो रिमूवल के लिए कब होगा? जब प्रेसिडेंट जो है वो रिकमेंड करेगा पार्लियामेंट को कि जाओ पार्लियामेंट इसका इम्पीचमेंट कराओ। और अगर इम्पीचमेंट कराने के लिए क्या होगा? स्पेशल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से ऑफ ईच हाउस, यानी मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड द मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट इन वोटिंग, ये वाला अगर होगा, ठीक है, ये द ग्राउंड ऑफ रिमूवल आर टू, उसमें भी यह है कि क्या पे प्रूव्ड मिसबिहेवियर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के एकदम खिलाफ काम किया हो या इनकैपेसिटी हो, किस तरह से कि वो अपना फंक्शन डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा है, तो उसको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, और इसके लिए बहुत मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। जज इंक्वायरी एक्ट 1968 जो है वो बताता है कि आपको कैसे रिमूव करना है जजेस को। तो उसमें यह बताया गया है कि रिमूवल के लिए पहले मोशन पास करवाना पड़ेगा। आप सबको पता है पार्लियामेंट में मोशन होता है, 100 मेंबर उसमें लोकसभा में, या 50 मेंबर जो है राज्यसभा के जब बोलेंगे, स्पीकर से परमिशन लेंगे कि साहब हम हटाना चाहते हैं, वो साइन करेंगे उस पर। ठीक है, स्पीकर उसको एडमिट कर लेगा, अगर रिफ्यूज भी कर सकता है, एडमिट भी कर सकता है। तो अगर उसको एडमिट कर लेता है, एडमिट करने के बाद में स्पीकर क्या करेगा? उसको बोलेगा 3 मेंबर की कमेटी बनाएगा, 3 मेंबर की कमेटी बनाएगा जो कि स्पीकर बनाएगा, जो कि इन्वेस्टिगेट करेगा चार्जेस को कि क्या क्या उसके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं। कमेटी जो है उसमें एक चीफ जस्टिस होगा, और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो सकता है किसी, और एक डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट हो सकता है। ठीक है, ये लोग हो सकते हैं, ठीक है ना, उसमें कमिटी में, और फिर वो इंक्वायरी करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। अगर पाया जाता है कि वो मिसबिहेवियर करा है या इनकैपेसिटी से है, उसके अंदर नहीं अपने फंक्शन को डिस्चार्ज कर सकता ठीक से,
या उसने वायलेशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो फिर मोशन पास होगा और पार्लियामेंट में उसी मिसबिहेवियर को पे डिस्कस करते हुए स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास करवाना पड़ेगा। वो क्या है, टू थर्ड मेजोरिटी, टू थर्ड ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड दैट टू थर्ड शुड नॉट बी लेस देन, शुड नॉट बी, दिस टू थर्ड शुड बी मोर देन द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ठीक है, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ठीक है, तो ये आपका मतलब ध्यान रखेंगे इसको, ये होगा। तो फाइनली अगर ये दोनों हाउसेज में पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव कर देगा जज को। ठीक है, समझ में आ गई बात। आज तक कोई भी जज, आज तक कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट का इम्पीच नहीं किया गया है। वी रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट के थे, उनको जस्टिस वी रामास्वामी को सुप्रीम कोर्ट 1991 से 1993 तक उनको इम्पीच करने के लिए जो है फर्स्ट केस स्टार्ट किया गया था कि इंक्वायरी कमेटी ने उनको गिल्टी पाया था मिसबिहेवियर का, लेकिन वो रिमूव नहीं हो पाए क्योंकि उन्होंने पहले ही क्योंकि ये हुआ कि इम्पीचमेंट मोशन जो है वो डिफीट हो गया लोकसभा में, और कांग्रेस ने मतलब एब्सटेन रही वोटिंग करने से, कांग्रेस ने वोट नहीं किया, तो वो नहीं हो पाया, ए रामास्वामी को नहीं हटाया जा सका। यानी आज तक किसी जज को इम्पीच नहीं किया जा सका है। गेटिंग। और हाई कोर्ट के एक जज से सुमित्रो सेन, आपको पता होगा, वो कोलकाता हाई कोर्ट के, उनको हटाने की बात की गई थी, लेकिन उन्होंने पहले ही रिजाइन कर दिया था तो उनको भी नहीं हटा सके। तो अभी तक किसी जज को इम्पीच नहीं किया जा सका है। ठीक है ना, वो हम बात करेंगे आगे। उनकी सैलरी और अलाउंसेस वगैरह ये जो होता है ये टाइम टू टाइम पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। ठीक है, लेकिन जब एक बार डिसाइड हो जाता है तो आपको पता है जजेस की सैलरी वगैरह जो हो जाती है, क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है कंस्टिट्यूशन फंड ऑफ इंडिया पे। गेटिंग। ठीक है, इसके अलावा हमारे यहाँ मतलब जो जज होते हैं, प्रेसिडेंट जो है एक्टिंग जजेस भी अपॉइंट कर सकता है। एक्टिंग जजेस का मतलब ये है कि मतलब चीफ जस्टिस के तौर पे अगर सीट वैकेंट है, टेम्परेरी चीफ जस्टिस बना सकता है। चीफ जस्टिस का अगर अपना फंक्शन वगैरह परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो किसी जज को थोड़ी टाइम के लिए एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है। उसके अलावा अगर कॉलेजियम पूरा ना हो रहा हो, कोई वो क्या नाम है, जैसे वो होता है ना कि वो क्या नाम है, बेंच कम से कम 5 जजेस का बेंच बैठता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल केस को देखने के लिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो कुछ एडहॉक जजेस भी अपॉइंट किए जाते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं होते उनको वो प्रिविलेजेस नहीं मिलती हैं, लेकिन उनको एडहॉक पे किसी पर्टिकुलर केस के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। रिटायर्ड जजेस को भी कुछ केसेस के लिए बुलाया जाएगा, जैसे फातिमा बीबी थी वो रिटायर्ड हो गई थी, तो उनको आई थिंक उसके लिए फिर भी बुलाया गया था, किसके लिए, बाबरी वाले केस में, आई थिंक, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो इस तरह से फातिमा बीबी कौन है, जस्टिस हिदायतुल्लाह की बेटी हैं, और जस्टिस हिदायतुल्लाह के बारे में बता चुका हूँ। तो वो बाबरी वाली मस्जिद वाले केस में उनसे ओपिनियन लेने के लिए उनको भी शायद रखा गया था। तो मतलब ओपिनियन लिया गया था। तो और सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहाँ होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद कहा है कि सीट ऑफ जो है सुप्रीम कोर्ट रहेगा दिल्ली के अंदर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर का रहेगा। और उसके अलावा बेंचेस बनाए जा सकते हैं, लेकिन अगर जरूरत हो, लेकिन आज तक अभी जैसे कोई बेंच क्रिएट नहीं किया गया है, उसमें बात हो रही है लेकिन क्रिएट नहीं किया गया है। और उसके अलावा जो है कोर्ट का जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट जो है, आपको पता है वो सुप्रीम कोर्ट वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके मतलब डिसाइड करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने बता रखा है कि भाई आपका सुप्रीम कोर्ट कैन विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट मेक रूल एंड रेगुलेशन जनरल प्रैक्टिस एंड मतलब, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट कैन विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट कैन मेक रूल एंड रेगुलेशन जनरली फॉर द प्रैक्टिस एंड द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। तो खुद भी कानून वैसे बनाने का काम किसका है, एग्जीक्यूटिव का है, वो लेजिस्लेचर का है कानून बनाने का काम। लेकिन अगर कभी कभी प्रेसिडेंट से परमिशन से ज़रूरत पड़ने पर ये भी कानून बना सकता है। ठीक है, और 143 के अंदर, आर्टिकल 143 के अंदर ये है, प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143 डिसाइड बाय द बेंच कॉन्स्टिट्यूट एटलीस्ट 5 जजेस ऑल द केसेस आर। तो ये यहाँ पे कोई भी मैटर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कोई भी मैटर होता है तो 143 में मैंने आपको बताया कि वो प्रेसिडेंट से कंसल्ट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और प्रोसीजर वगैरह कुछ भी बनाना है तो सुप्रीम कोर्ट खुद भी कानून बना सकता है। ये थोड़ी सी बात इसमें है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ये मैं बता चुका हूँ, आप लोगों को बता दिया है। और कैसे पता चलता है कि इंडिपेंडेंट है भाई, उनका अपॉइंटमेंट जो है वो सेपरेट हो रहा है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इम्पीचमेंट करना पड़ेगा, फिक्स सर्विस कंडीशन है उसको चेंज नहीं कर सकते, का सैलरी जो है वो कंसल्ट फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज है, जजेस का कंडक्ट जो है सुप्रीम पार्लियामेंट में भी डिस्कस नहीं किया जा सकता, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट सुप्रीम कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट में एज एडवोकेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। ठीक है, रिटायर्ड जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको प्रोहिबिट किया जाता है कि कहीं भी ग्रेट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ताकि वो फिर इन्फ्लुएंस करेंगे। और पावर
उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को पनिश करने का भी पावर है, फ्रीडम अपॉइंटमेंट है, अपने स्टाफ का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, ये भी पावर है, जुरिस्डिक्शन के उनके जुरिस्डिक्शन को कर्टेल नहीं की जा सकती, एक्सटेंड की जा सकती है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से सेपरेट है, ये सारी सेपरेशन ऑफ जुडिशरी की बात करता है। तो यहाँ तक हमने बात कर ली। अब जो है आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके बाद, तो मैंने जो मेन बात थी उसको पढ़ा दिया, उसके अलावा भी बाकी मैंने आपको मेन बातें बता दी हैं, आप एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा। इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट है, ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे, जुरिस्डिक्शन एंड द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की पावर, सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या है और उसकी जुरिस्डिक्शन क्या है। यहाँ तक की बात आज के लिए थी। अब हम जुरिस्डिक्शन देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या क्या उसके पास पावर है, कौन सी जुरिस्डिक्शन है, कहाँ तक उसका अधिकार है, राइट है, वो सब बातें अब हम लोगों की चलेंगी। और इसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन, अपीलेट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड अदर पावर्स, उन सब के बारे में बात होगी। तो एक लेक्चर इन पे जाएगा और एक लेक्चर हो सकता है और जरूरत पड़ जाए, या हो सकता है कल भी खत्म कर ले जाए। वैसे मुश्किल है कल खत्म करना, लेकिन कोशिश करेंगे, नहीं तो परसों खत्म हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। खत्म करने की जल्दी नहीं, समझने की जल्दी ज़्यादा करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर आपको मतलब जुडिशरी को समझने में ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने बताया वो है, उनको देख लें आप। कि सबसे पहले मैंने बताया आपको कि क्या करना है भैया, इसमें यह है कि फर्स्ट जजेस के, सेकंड जजेस के, थर्ड जजेस के, फोर्थ जजेस के, सारा ठीक से एकदम रट्टा मारिए। दूसरा, उसके इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है उसको रट्टा मारिए कि इम्पीचमेंट कैसे होगा, रिमूवल ऑफ द जज कैसे होगा, ये प्रोसेस, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। ये दूसरा क्वेश्चन मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में तीसरा जो है क्वेश्चन वो ये है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट कैसे है। इंडिपेंडेंट ऐसे है कि भैया अपना खुद का अपॉइंटमेंट करवाती है, कोई एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट नहीं करता। टेन्योर सिक्योर होता है, मतलब फिक्स कर दिया गया 65 साल तो 65 साल रहेगा, बीच में हटाओगे तो रिमूवल करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, मतलब इम्पीचमेंट करना पड़ेगा। फिक्स सर्विस कंडीशन है, उसको चेंज नहीं कर सकते। एक्सपेंसेस जो है कंसल्टेंट फंड या चार्ज है, तो सैलरी भी कम नहीं कर सकते, यानी अगर कोई एग्जीक्यूटिव गुस्साए जाए या लेजिस्लेचर गुस्सा जाए हो जाए, बोले सैलरी नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। जजेस का कंडक्ट आप डिस्कस भी नहीं कर सकते हो, जजेस ने गलत किया सही किया वो आप पार्लियामेंट में भी डिस्कस नहीं कर सकते। और प्रैक्टिस में बाद में बैन है, उसके अलावा आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते बाद में उसके, यानी कोई सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होगा तो फिर एडवोकेट की तरह प्रैक्टिस नहीं कर सकता। पावर टू पनिश, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को पनिश करने की पावर भी है उसको। और उसके अलावा अपॉइंटमेंट, फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ, अपने स्टाफ को अपॉइंटमेंट करने की भी पावर है। उसके अलावा उसकी जो जुरिस्डिक्शन है उसको एक्सटेंड तो कर सकता है, पार्लियामेंट बढ़ा तो सकता है, एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन कम नहीं कर सकता, यानी जुरिस्डिक्शन या पावर को कम नहीं कर सकता। सेपरेशन और एग्जीक्यूटिव से उसको सेपरेट रखा गया, तो इस तरह से जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। तो आप लोगों को ये मतलब 3-4 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, एक अपॉइंटमेंट कैसे होगा, रिमूवल कैसे होगा और इंडिपेंडेंट कैसे, ये 3 मेंस के क्वेश्चन हैं, और बाकी इसमें n नंबर ऑफ प्री के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इतनी बात अगर आप याद रख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो इतना मोर देन सफिशिएंट है आज के लेक्चर के लिए। कल बाकी हम बातें करेंगे, ठीक है भाई।